हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट पर। कल जो है मैच हुआ ईडन गार्डन्स में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। पाकिस्तान जो है ऑल तो अपना नेट रन रेट अभी तक वो पॉजिटिव में नहीं ले पाए, लेकिन ऑब्वियसली एक जंप नेट रन रेट में देखने के लिए मिली है। 7 विकेटों से उस मैच को पाकिस्तान ने अपना नाम कर लिया और बांग्लादेश एक क्लूलेस टीम, जिसको एक क्लूलेस लीडर है शाकिब अल हसन, ना उससे बॉलिंग चेंजेस में कुछ होता है, ना उसकी कप्तानी में कुछ एग्रेशन है, बैटिंग में भी शुरुआत में फंसा हुआ था, उसके बाद इफ्तिखार को उसने अटैक करा, ठीक है 2 से 3 चौके भी लगाए, लेकिन 30-40 रन 43 रन करके वो फिर से आउट हो गया। तो ना तो कुछ इस पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग से कंट्रीब्यूशन आया होगा। ये चीज़ ऑब्वियसली जब आप किसी का हक मारोगे, जैसे तमीम इकबाल जो था उसका खेलना बनता था इस टूर्नामेंट में, और उसको ना खिलाना कहीं ना कहीं आपने तमीम इकबाल का जो है हक मारा, और उस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। फ़खर जमान ने यार छक्के पे छक्का उस मेहदी हसन मिराज को तो पागल ही कर दिया मार मार के। अच्छा, जो अफगानिस्तान वाली सीरीज थी उसके अंदर फ़खर जमान जो था ज़्यादा उतना फिट नहीं लग रहा था, फुट मूवमेंट उतनी दिख नहीं रही थी और फंसा हुआ ही लग रहा था। मुझीब ऊपर से जब ओवर करने के लिए आया तो हमने देखा जो इनकी जस्ट पहले एशिया कप से पहले एक सीरीज हुई थी अफगानिस्तान के साथ, तो वहाँ पर उसका फुट मूवमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन कल हमने देखा कि फुट मूवमेंट जो था काफ़ी अच्छा था फ़खर जमान का, जहाँ पर वो आगे निकल के बढ़ते हुए छक्के मारते हुए दिखा। एक जो तस्कीन अहमद को यार वो पैर हटा के छक्का मार रहा है ना, मतलब वो तो पैसा पटाखा शॉट था, बल्ले से जब आवाज़ आती है तो मज़ा आता है। कल जो था वो फॉर्म में था, और उसके बाद मैच फिनिश होने के बाद फ़खर जमान ने ये चीज़ कहा भी है कि ठीक है इंजरी थी, लेकिन फिर भी टीम के कॉज में वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता था। तो इतने टाइम तक इमाम उल हक सिर्फ इस बेसिस पे खेलता रहा कि उसका जो चाचा है वो चीफ सिलेक्टर है इंजमाम उल हक। तो इस तरीके से पता चलता है कि अगर आप पर्चियाँ भरेंगे टीम के अंदर, यारी दोस्ती जो था बाबर करना चाह रहा था, और यारी दोस्ती के चक्कर में पूरा वर्ल्ड कप जो है इनको लग गया है, और अब अभी भी बड़े होपफुल है कि न्यूजीलैंड हार जाएगा, 3 मैच हार जाएगा। इतनी गंदी क्रिकेट नहीं खेली न्यूजीलैंड ने कि वो लगातार 3 मैच हार जाएगा। ठीक है, तुम लोगों का रिकॉर्ड अच्छा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लेकिन अब तक जिस तरीके से उन्होंने न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 388 समथिंग का चेज, 89 का चेज, और सिर्फ 5 रन से हारे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बड़ी टीम से वन साइडेड मैच हार रही है टीम न्यूजीलैंड। हाँ, अब तक जो प्रायर मैचेस जीते हैं वो उसमें ज़्यादा बड़ी टीमें थी नहीं। अपना नीदरलैंड्स आ गई, अपना श्रीलंका नहीं, अफगानिस्तान आ गई, तो मतलब ज़्यादातर अभी बड़ी टीमों से उन्होंने अपने मैचेस खेले नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी गंदी क्रिकेट नहीं खेली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली एक बड़ी टीम है, ये नेमेसिस भी है आपस में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, लेकिन न्यूजीलैंड ने फाइट अच्छी पुटअप करी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सोचने लग जाओ कि सारे मैच आने वाले जो है न्यूजीलैंड हार जाएगा। बाकी इसके अलावा बात करें तो 32.3 ओवर्स में इन्होंने चेज कर लिया है, और 204 रन का ही टारगेट था। बहुत ऑर्डिनरी दिखा ये। उसकी बात करें तो फास्ट बॉलिंग में तस्कीन भी ऑर्डिनरी था, शोरीफुल भी ऑर्डिनरी था, या तो फुल बॉलिंग कर रहे थे या फिर बिल्कुल ही पैरों को पकड़ के कर रहे थे। शाकिब से भी कुछ नहीं हो रहा था। शाकिब एक क्लूलेस कप्तान है, शाकिब एक साजिशी है। अंपायरों के साथ कैसे उसके सरों में किल्ले मारने, कैसे अंपायर्स को डरा धमका के रखना, ये सारी चीज़ें शाकिब अल हसन ये सब करवाना है तो शाकिब अल हसन को आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर बात आती है कि ग्राउंड पे परफॉर्मेंस की बात, टीम को लीड करना, तो ये सारी चीज़ें जो है शाकिब अल हसन के बस की नहीं है। वहाँ पे शाकिब अल हसन जो है रुक जाता है। बैटिंग में जो एक फ्लेयर मिस कर रहा था पाकिस्तान अपनी बैटिंग के अंदर, कि कोई छक्के मारने वाला बैटर नहीं है। 1168 बॉल के बाद पावर प्ले में 1 छक्का लग रहा है, और वो भी भाई बड़े खुश हो रहे हैं। मैच वो भी हार गए थे, लेकिन आज जो है जब कल उतरा फ़खर जमान बैट पकड़ के, तो एक कोई बैटर इनकी टीम है जो कि थ्रू आउट जब उसका करियर में उसने जैसे 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वर्सेज इंडिया, बुमराह ने ऑब्वियसली वो नो बॉल डाली, लेकिन उसके बाद काउंटर अटैक जो है और वो फ़खर जमान की तरफ से देखने के लिए मिला। उसके बाद 325 समथिंग रन जो थे, ऑब्वियसली बोर्ड पे एक बड़ा टारगेट लग गया था। तो वहाँ पर भी एकमात्र जो बैटर था जिसने तेज बैटिंग करी थी वो फ़खर जमान ही था। तो फ़खर जमान के पास वो 6 हिटिंग एबिलिटी है। कल फुट मूवमेंट का पूरा फायदा उठाया है। तस्कीन को जैसे आगे निकल के, फास्ट बॉलर को जब आप आगे निकल के मार रहे हो ना स्टेप आउट करके, तो उससे पता चलता है कि आपके फुट मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही, आपका रिदम बना हुआ बैटिंग के अंदर। 7 छक्के मार दिए, तो ये बात है। देखो अब्दुल्ला शफीक भी छक्के मार रहा था, 1 या 2 स्ट्राइक रेट, कल भी 2 छक्के मारने के बाद भी, 9 चौके मारने के बाद भी उसका 98 का ही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड फ़खर जमान का 110 का है। तो ये है कि एटलीस्ट एक अब इनके पास वो बैटर आया जो कि एक नीचे जो था इफ्तिखार था कि जो कि पावर हाउस है, एक जो कि लंबे छक्के मार सकता है। बाकी इनकी बैटिंग में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा बैटर था ही नहीं कि ऑन द व्हील छक्के मार सके। कल बाबर ने जिस तरीके से मतलब वो मार रहा था फ़खर जमान, मेहदी हसन मिराज को जिस तरीके से स्लॉग स्वीप मारे हैं, जिस तरीके से निकल के मारा है, तो मतलब डोमिनेट कर रखा था
पूरी तरीके से मेहदी हसन को, वो है तो बाबर भी थोड़ा सा खरबूजा देख के रंग बदलता है। तो बाबर ने कोशिश करी पर हाथ में जान ना होना, तो ऐसे होता है कि कैच आउट हो गया। हालांकि बॉल भी बल्ले पे चढ़ गई थी, बॉल की लाइन में भी आ गए थे, लेकिन उसके बाद भी नहीं मार पाया। एक ही कवर ड्राइव थी बस बाबर की, और उसके बाद बस वही कवर ड्राइव उसका शॉट आया, बड़े मक्खन की तरह हाथ चले वो, बस वो एक ही शॉट है। लेकिन उसके बाद भी यार देखो रन चेज में, मतलब ये 32 ओवर से 30 ओवर के उसमें जीतते तो फायदा रहता। 16 बॉल खेल के 9 रन बनाए, तो ये कहीं ना कहीं शायद ना आता बाबर उस टाइम पे तो ज़्यादा अच्छा रहता। इससे बढ़िया इफ्तिखार को भेज देता, या फिर ये सलमान अली आगा को भेज देता, ये भी लगा लेता है। रिजवान की कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे, ठीक है रिजवान ने 21 बॉल में कर लिए हैं, लेकिन ये भी जो है टुकटुकी है। तो इफ्तिखार या फिर सलमान अली आगा को भेज देता उस टाइम पे तो ज़्यादा बेटर रहता। शायद नेट रन रेट जो था वो पॉजिटिव में चले जाता, लेकिन वही है कि अभी पॉजिटिव में भी जाने का बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर एक मैच भी जीतता है तो इनकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो है नेट रन रेट बहुत अच्छा है। अगर ये अगले 2 मैचेस भी जीत जाते हैं तो 10 पॉइंट होंगे। न्यूजीलैंड एक और जीत जाता है तो भी 10 पॉइंट होंगे। बाकी मान लो 2 हार भी जाता है न्यूजीलैंड तो भी, क्योंकि न्यूजीलैंड का नेट रन रेट जो है बेहतर बढ़िया है और इनका नेट रन रेट जो है कम है, तो उस वजह से यही फर्क पड़ जाता है कि ये लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और अब मतलब भी नहीं बनता कि अभी भी अगर ये लोग सोच रहे हैं कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि देखो बाबर ने तो बैट वैट जो है सारे पैड जो है वो रख दिए किट बैग के अंदर। बाबर को उम्मीद नहीं है, बाबर ने कह दिया यार बस चलो शाबाश अपना बैग वैग पैक कर लो, ये T20 क्रिकेट नहीं हो रही। तो वो वाला पॉइंट है कि नीचे से आगे फिर वही भद्दी बैटिंग जो रिजवान करता उसने करनी शुरू करी। एक टॉप एज का चौका मिल गया, एक लपेट दिया आते ही मेहदी हसन मिराज को, एक कटका मार दिया। तो वो ये बस मज़ा नहीं आता इसकी बैटिंग देखे ना जी, भद्दी बैटिंग करता है। इफ्तिखार ने आके भाई बड़ा सही कवर्स के ऊपर जो ही मारा मुशफिकुर को, मुस्तफिजुर रहमान, हाँ रहमान को, और इसके अलावा एक उसको भी बड़ा शाकिब थोड़ा सा शाना बन रहा था कि मैं पेस ऑफ कर लेता हूँ, लेकिन पीछे जिस तरीके से इफ्तिखार ने जान लगा के मारा चौका तो वो था। इसके अलावा यार अब्दुल्ला शफीक के ऊपर भी बात करनी जरूरी है। एक टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन है, थोड़ा सा वो ये कि अपने और स्ट्राइक रेट पे काम करे तो और लीथल हो सकता है, क्योंकि कल की बैटिंग पिच पे भी अगर 100 के स्ट्राइक रेट के साथ आप निकले तो कोई फायदा नहीं होता। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से पुल शॉट मारे, शॉर्ट बॉल जो थी परेशानी लग रही थी, लेकिन कल जिस तरीके से अटैक करा है शॉर्ट बॉल के ऊपर, चाहे वो मुस्तफिजुर हो चाहे वो तस्कीन हो ऑन द फ्रंट फुट, जिस तरीके से कल बॉल की लाइन के नीचे आके मारा है, तो वो कल अच्छा लगा देख के। जो एक पोटेंशियल कमी दिख रही थी गेम के अंदर वो चीज़ सुधार ली गई है। और इसके अलावा ड्राइव्स बड़ी अच्छी मारता है, पंचेस बड़े अच्छे मारता है, स्ट्रेट ड्राइव भी मारा है एक, वो भी बहुत तगड़ा था। फ्लिक जब भी खेलता है तो बॉल को आने देता है, हेड जो होता है उन अंडर द, मतलब जो बॉल आ रही होती है अंडर द आइज होती है, वॉचफुल रहता है, बड़ा एक स्टेबल बेस है। तो वहाँ से ऑब्वियसली फ्लिक शॉट जब आप खेलते हो तो बड़े टाइमिंग का लगता है। और इसके अलावा बांग्लादेश जो है बस उसकी छुट्टी हो चुकी है। शाकिब अल हसन, तमीम इकबाल कैसे नहीं बनता था 200 मैचेस खेलने के बाद, 8000 इंटरनेशनल रन बनाने के बाद उस पोजीशन के ऊपर उसको ना खिलाना। और ये टट्टू ये तंजीद हसन जिसके बस की नहीं है, 1 या 2 इसने वो चौके मार दिए होंगे तो उसको इतना बड़ा वो बना रखा है कि नया टैलेंट है, नया ये है वो है, मतलब इस तरीके से वो आउट हुआ है भाई, मतलब कोई उसकी फुट मूवमेंट नहीं थी, कोई वो बॉल नहीं जज कर रहा था, अब हल्की से पड़ के वो अंदर आई और भाई आउट हो गए। ये नजमुल हसन शांतो ये भी पर्ची है, इतना धीरे खेलता है, इतना धीरे खेलता है, ये अच्छा हुआ आउट हुई और मोमेंटम मार देता। महमूदुल्लाह और लिटन दास ने थोड़ा सा तो चलो 5.90 समथिंग से तो ऑब्वियसली इन लोगों ने अटैक करके खेला है, उसके बाद लिटन दास ने तो वहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी दिखी रन रेट में, वरना ये शांतो खेलता रहता था और ये भी गेम जो था वो स्लो हो जाता। मतलब एक डिजास्टर्स वर्ल्ड कप रहा है अगर हम शाकिब अल हसन की बात करें। इससे पहले अगर हम बात करें तो 2019 के वर्ल्ड कप में 50 पे 50, 100 भी आया, 124 भी आया और इसके इंग्लैंड के खिलाफ ही आया था। और इसके अलावा जो है 606 रन और 70 समथिंग अबव का एवरेज था। स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा था। और लेकिन वही है कि जब आप का दिमाग अपनी परफॉर्मेंस से हट के पॉलिटिक्स में चले जाता है, जब आप नेता बनने की कोशिश करते हो तो यही होता है आपके साथ कि आपकी टीम यारी दोस्ती हुई निभाना कहीं ना कहीं बाबर को महंगा पड़ गया और अभी भी उसके समझ में नहीं आती वो चीज़। और अब देखो, अब जिसको भी हटा के ये बनाएंगे, कोई भी केपेबल कप्तान मेरे को लगता नहीं है इनकी टीम में है। शाहीन को ये कहते हैं कि भाई उसने T20 2 ट्रॉफी जिता दी, लेकिन T20 लेकिन आप तो अभी तीनों फॉर्मेट का कप्तान देख रहे हो, तो क्या वो तीनों फॉर्मेट में लीड करते हुए उसकी इतनी फिटनेस है कि वो तीनों फॉर्मेट में बॉलिंग भी कर लेगा, उसके बाद वो लीड भी कर लेगा, तो ये भी आपको देखने की जरूरत है। इसके अलावा रिजवान तो एक साजिशी प्लेयर है, वो कहने की टीम को डुबा देगा अपने रन्स करने के लिए, अपनी रैंकिंग के लिए बाबर को और नीचे लगा देगा। वो मैं ये बता रहा हूँ कि बाबर की और फॉर्म कहीं ना कहीं गंदी हो जाएगी, क्योंकि
देखो एक तो वो बहुत ही धीरे खेलता है, वो बाबर के ऊपर भी प्रेशर डालता है। वो जब आएगा ना T20 में, जितना अभी ये बहुत खुश हो रहे हैं T20 वर्ल्ड कप आने, तो भाई ये बहुत अलग 2024 का T20 वर्ल्ड कप होगा। अगर बनाना है तो उस T20 के लिए आप बना सकते हो। अगर मैं बात करूं शाहीन को कप्तान, लेकिन अगर लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट, एक साल के लिए एटलीस्ट 1 ईयर के लिए एक सरफराज को दोबारा से कप्तान बनाना चाहिए, और वहां पे उसके नीचे एक यंग कैप्टन को ग्रूम करें। वो कोई भी हो सकता है, एक यंग कैप्टन को ग्रूम करो यार। ये रिजवान पिजवान के बस की नहीं है। ये वन डायमेंशनल प्लेयर क्या लीड करेगा किसी टीम को? इसे क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता भाई इसे क्रिकेट का। जबरदस्ती के रिव्यूज दिलवाता है, ये नौटंकीबाजियां करता है। ऐसे कप्तान नहीं होते, ऐसे कप्तानों को कोई काम नहीं होता। वो ठीक है PSL में इसने कहा ट्रॉफी जिता दी होगी, भाई उससे कुछ नहीं होता। लीग स्वीज की ट्रॉफी नहीं होती। आपको एक काम हेड चाहिए होता है, एक ऐसा हेड चाहिए होता है जो कि सबको लेके चले, साजिश ना करे कि किसी के अगेंस्ट। और वो कहीं ना कहीं सरफराज है। सरफराज को वापस आना चाहिए। चलो उसको अगर इतना कप्तान बनाने का शौक है तुम लोगों को, तो उसको अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है ना, वहां पे इसको कप्तान बना के लेके जाओ। देखता हूँ मैं वन डायमेंशनल प्लेयर कितने रन मार के देता है जब स्टार्क स्टीमिंग इन करेगा। और भाई ऋषभ पंत ने जिस तरीके की बैटिंग करी ना, सबको लगता है कि बहुत आसान बैटिंग है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके करके दिखाएगा ना वन डायमेंशनल प्लेयर, इसकी सारी गेम को खोल के रख देंगे। ऑस्ट्रेलिया के पास भी वो पेस लाइनअप नहीं है, वरना अगर ग्लेन मैकग्रा जैसे बॉलर होते ना तो उसको तो नचा के रख देते। वर्ल्ड क्रिकेट में वो बॉलर भी नहीं है उतने जो जिसको जो यूटिलाइज करते। देखो फट्टा पिच थी, अगर हम बात करें वो लाहौर की, वहां पे आया पैट कमिंस टीमिंग इन यॉर्कर, ठीक है। फट्टा पिचों पे किस तरीके से बुरी तरीके से एंडरसन ने इसको एक्सपोज कर दिया, या फिर वो रॉबिन्सन जिसकी पेस 120-125 की, उसने भी एक्सपोज कर दिया। तो ये वन डायमेंशनल प्लेयर लॉन्गर फॉर्मेट में तुम्हें लीड ही नहीं कर सकता। इससे बढ़िया तो तुम बाबर को 1 साल और कप्तान बना लो, और बाबर को नहीं बनाना तो इसके अलावा सरफराज अहमद जिसने चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई है, जो कि एक अग्रेसिव कप्तान है, मेरे हिसाब से उसको कप्तान होना चाहिए। बाकी इनका जो पूरा क्रिकेटिंग सिस्टम है वो 2 रीजन में बटा हुआ है बहुत ज्यादा। एक लाहौर का रीजन है और एक कराची का रीजन है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जाम लगाते रहते हैं कि तुम्हारे प्लेयर ज्यादा खेल रहे हैं, सिंध का प्लेयर नहीं खेल रहा, इसका प्लेयर नहीं खेल रहा। KPK है इनका वहां से, तो ये एग्जाम लगते कि इनका वो वाला प्लेयर नहीं खेल रहा। तो बहुत ज्यादा रीजनल, देखो इंडिया में भी है रीजनल, पर इतना टॉक्सिक और इतना जो कहते हैं ना, इतना इंटरफेरेंस और इतना ज्यादा कि दिल्ली के प्लेयर नहीं खेल रहे, मुंबई के प्लेयर नहीं खेल रहे, ये सारी चीजें हमारे क्रिकेटिंग सिस्टम में नहीं होती। लेकिन इनके क्रिकेटिंग सिस्टम में तो बहुत ही ज्यादा है कि कराची का प्लेयर नहीं खेल रहा, लाहौर का प्लेयर नहीं खेल रहा, सिंध का प्लेयर नहीं खेल रहा। तो उस तरीके से, और मतलब इस तरीके से अगर आप चीज़ों को देखोगे कि इस पर्टिकुलर रीजन का प्लेयर खेलना चाहिए या इस पर्टिकुलर रीजन का प्लेयर नहीं खेलना चाहिए, इस तरीके से क्रिकेट नहीं होती। बेस्ट टैलेंट जो है कंट्री का वो ऊपर आता है, और इसी वजह से ये परफॉर्मेंस भी इनकी दिख रही है कि बांग्लादेश जो इनसे भी डिफेंसिव मरी हुई क्रिकेट खेल रही है। इतने सारे उनके फैंस उनको सपोर्ट करने आते हैं बांग्लादेश के, और इस तरीके की भद्दी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। वो जो बांग्लादेश टाइगर इनको सपोर्ट करने के लिए आता है उसका भी बुरा हाल हो गया था, मुंह सूजा पड़ा होता है, कह रहा है तो वो पतला ही। तो वो वाला पॉइंट है कि, और वो मिकी आर्थर जो आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। कल दिल भिखारिस्तान भी बच गया था, क्योंकि मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि किसी गाने के ना बजने से, या फिर फैंस ने बड़ा सपोर्ट, फैंस का सपोर्ट नहीं था, ये नहीं था। आज तो अब तो चेन्नई में भी, ये हैदराबाद में भी, और ये कल जो मैच हुआ है अपना कोलकाता में भी, इनके तो बड़े सपोर्टर हैं। टी-शर्टें भी लोग पहन के आ जाते हैं बेवकूफ़ों की तरह, समझ में नहीं आता। तो ठीक है, और उसके बाद भी क्या उखाड़ लिया, बांग्लादेश को हरा लिया। तो ये जिस तरीके की ऑनलाइन कोच, फिर ये मिकी आर्थर बन के आया, और उसके बाद 4 जो भाई साहब ने 4 मैचेस हरवा दिया, और फिर उसके बाद पॉलिटिकल होने की कोशिश करी, और ये ऐसा बयान कि ये गाना नहीं बजा, ये सपोर्ट नहीं था, ये BCCI का टूर्नामेंट है, सिर्फ इंडिया के लिए हो रहा है। तो इस तरीके की बयानबाजी से बेटा फिर ऐसे ही होता है। और डर्बी शहर का ये कोच है, तो वहीं पे रहता, क्यों आया तू? मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आया। तुझे भी रख लिया, तू भी कोच है, तेरा कोई कमाल नहीं था। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में सरफराज कप्तान अच्छा था, उसने अपनी टीम को लीड अच्छा करा, वहां से वो टीम जीती है। तू बहुत ज्यादा अपने आप को चौड़ा मत बन कि तूने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है। तो सीवी में भी क्रेडिट आना चाहिए सरफराज का कि ये जो कप्तान था, इसने मुझे जैसे बेशरम को, जिसे क्रिकेट का ABC नहीं पता, इसने क्रिकेट खेली नहीं है कभी, उसको भी जितवा दिया। ICC पॉइंट्स टेबल यार साफ सीधी सी बात है, अब जो है पाकिस्तान 5वें नंबर पे आ चुका है, लेकिन अफगानिस्तान का एक और मैच और जीतना है। अफगानिस्तान का नेट रन रेट एक बड़े मार्जिन से अगर अफगानिस्तान जीतेगा, हाँ लेकिन मतलब अभी मुश्किल ही है। 2 पॉइंट और 2 मैच अगर और जीतेगा अफगानिस्तान, तो ही कम से कम अफगानिस्तान का यार मुश्किल है 2 पॉइंट और जीतने का। अफगानिस्तान के 3 मैच बचे हैं। अच्छा, अगर अफगानिस्तान तीनों मैच जीत जाए, उसके बाद न्यूजीलैंड जो है वो अपना 2 मैच हार जाए, तो ये सिनेरियो बनता है। लेकिन यार अफगानिस्तान के मैचेस बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब लग नहीं रहा कि अफगानिस्तान जो है
क्वालिफाई कर पाएगी, लेकिन हाँ एक टारगेट तो होना चाहिए अफगानिस्तान के मन में कि हम पाकिस्तान से ऊपर फिनिश करें इन लोगों की जिस हिसाब से क्रिकेट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने बेटर क्रिकेट खेली है पाकिस्तान से। 10 या 15 साल की पुरानी इनकी क्रिकेट हिस्ट्री है। बांग्लादेश को सबसे पहले शर्म आनी चाहिए कि इतने लंबे समय से, अब तो 30 साल से ऊपर की क्रिकेटिंग हिस्ट्री हो गई इनकी, और अभी तक ये एक मीडियोकर टीम ही है, अभी तक भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर ही निकाल नहीं पाए। ठीक है, पेस बॉलिंग अटैक ठीक है इनका, जिसमें हमारा मुश्फिकुर आ जाता है। इसके अलावा हम जो बात है, तस्कीन अच्छा डाल लेता है, रिदम में होता है तो स्विंग भी करता है बॉल को। शरीफुल इस्लाम बड़ा कंट्रोल है उसके पास, ठीक पेस है, लेकिन बैटिंग में इस तरीके की बैटिंग परफॉर्मेंस, मतलब बैटिंग से निकला ही नहीं। अगर हम बात करें बांग्लादेश, थोड़े से अटैकिंग बैट्समैन उनको लेकर आने की जरूरत है। लिटन दास अटैक कर लेता है, इसके अलावा महमूदुल्लाह अटैक कर लेता है। ये शाकिब बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी तो खेल रहा है ना, इसके दरअसल दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होने के लिए भी देख रहा है, ये भी अपने रन करने के लिए देख रहा है। इसका नेचुरल गेम तो है ही नहीं इतना ज़्यादा डिफेंस करने वाला, ये तो मार के ही खेलता है हर बार। वो मुशफिकुर का हो गया, उसका करियर खत्म, अब उससे बच्चे से कुछ नहीं निकल के आना, उसके छोटे छोटे हाथों से, उसके बस की नहीं है ओडीआई, उसके बस की नहीं है क्रिकेट, वो छोड़ दे, वो टेस्ट वेस्ट में खेलना है तो उसे खेल ले, वो लग ही नहीं रहा बैटर। क्या करा इस पूरे टूर्नामेंट में, 150 आया, बहुत आसान कर दिया भाई। मतलब इतने बड़ी बात होती है, दो आइकॉन है शाकिब और मुशफिकुर, शाकिब और मुशफिकुर, ना शाकिब ने घंटा कुछ करके दिया, ना उस मुशफिकुर ने कुछ करके दिया। हारिस रऊफ जैसे उस बॉलर से जो कि पूरे टूर्नामेंट में हर किसी से मार खा रहा है, उससे भी आउट हो गया भाई। इसके अलावा बात करें तो इंग्लैंड की तो बुरे हाल है, 10वें नंबर पे पड़ा हुआ है। इयन मॉर्गन बोल भी रहा था कि टूर्नामेंट से अगर पहले मुझे किसी ने कहा होता कि हम एकमात्र मैच बांग्लादेश नागिन को मारेंगे तो मैंने भी बिलीव नहीं किया होता। तो इस तरीके की बुरी हालत जो है वो हो रखी है अभी। अगर बात करें हाँ इंग्लैंड की 10वें नंबर पे, बांग्लादेश जो है अब 9वें नंबर पे चले जा चुका है, और सबसे गंदा नेट रन रेट जो है वो इंग्लैंड का, क्योंकि बड़े बुरी तरीके से हारा था साउथ अफ्रीका से भी, और हमसे भी 100 रन से हार गया है। और बांग्लादेश अभी 9वें नंबर पे, एक ही मैच जीत पाए अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट। अफगानिस्तान ने भी यार वो जो मैच हारा है ना, सिर्फ अपनी बेवकूफ़ बैटिंग ज़बरदस्ती की स्वीपें लगाने के चक्कर में, एक T20 का एटीट्यूड, फिर धीरे धीरे जिस तरीके से इन लोगों ने बैटिंग में लंबा खेलने के लिए कोशिश करी है, और उसके बाद आप देखते हो कि शायद अब थोड़ी सी इन्होंने बैटिंग में बेवकूफ़ी करना शुरू बंद कर दी है, और ओडीआई को ओडीआई फॉर्मेट के हिसाब से रिस्पेक्ट दे के खेल रहे हैं। जोनाथन ट्रॉट ने ये भी इन लोगों के लिए एक नया टारगेट सेट करा कि अब 100 नेक्स्ट कौन करेगा। इसके अलावा यार बात करें तो अब पाकिस्तान के जो मैचेस हैं, न्यूजीलैंड से आ जाता है और इंग्लैंड से आ जाता है। अच्छा ये है कि इंग्लैंड भी देखो भाई, जिस हिसाब से लोग इजी ले रहे हैं ना इंग्लैंड को, इतनी हल्की टीम नहीं है इंग्लैंड। और देखो बॉलिंग से अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट, हालांकि वो पिच भी जो थी सूटेबल थी, जिसमें अगर हम बात करें ना, क्रिस वोक्स जो है एक मीडियम पेसर है, लेकिन जहां पर उसे कंडीशन मिली, देखो उसने कितनी अच्छी बॉलिंग करी, स्मार्ट बॉलिंग करी है। शेयर अय्यर को वो जो प्रॉब्लम थी उसको एक्सप्लॉइट करा और वहां पे आउट करा। तो अगर कंडीशन इनकी फेवर में रही तो अच्छा रहेगा। इनका मैच भी शायद उसमें है इनके साथ न्यूजीलैंड का बेंगलोर में, तो बेंगलोर के लिए ऑब्वियसली वो जो है मार्क चैपमैन भाई बल्ले बल्ले पे तेल भी लगा रहा था, तो बच के रहना, और कोई पिटे ना पिटे, हारिस रऊफ जो है वो पिटेगा। और ये उसामा मीर तो भाई मतलब ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो फ्लाइट देने के लिए देखता है, रिस्क लेने के लिए देखता है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो है एक लाइन और लेंथ पे नहीं डाल पाता, ये तो बिल्कुल ही आगे टप्पा मारता है या फिर बिल्कुल ही शॉर्ट दे देता है। एक कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पे देके जब बैट्समैन का आपने ऊपर दबाव बना लिया, तो फील्ड रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से अगर आपको लगता है कि हाँ यार इसको एक फ्लाइट करा के देखता हूँ, देखते हैं चांस लेता है कि नहीं, वहां पे विकेट लेने का चांस बनता है। लेकिन अगर हर दूसरी बॉल पे अगर आपकी थिंकिंग ये है कि मैं फ्लाइट दे दूँ, तो ऐसे नहीं होता। तो यही है, ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज जो एक बड़ा मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस अगर हम बात करें टैम्पा बाउमा यानी कि साउथ अफ्रीका। बाय।